एंड वेलकम टू ऑल। आज हम बैंकिंग एग्जाम कैसे पास करना है और वो भी पहले अटेम्प्ट में, ये आज सीखेंगे। एंड फॉर ऑल द इंग्लिश रीडर्स और ऑल द इंग्लिश व्यूअर्स, आई विल आल्सो बी टेकिंग दिस लेक्चर बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो आपको यू नीड नॉट टू वरी whether to follow English or Hindi. It will be a bilingual lecture. ठीक है? Before moving ahead, I would just like to tell कि क्या-क्या होने वाला है इस लेक्चर में, क्या-क्या सीखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो पहली चीज है that how to crack the banking exam in first attempt। सबको डर तो होता है कि बैंकिंग एग्जाम है, पहले अटेम्प्ट में निकलेगा नहीं निकलेगा, इतना वास्ट सिलेबस है, बहुत कंपटीशन है, देश में सबसे ज्यादा वैकेंसीज इसी की आती है, तो क्या हमारा नंबर लगेगा नहीं लगेगा। बट लेट मी टेल यू कि मैं खुद एक बैंकर हूं और मैं खुद पहले अटेम्प्ट में पास कर चुका हूं। तो मैंने जो कुछ भी किया या मेरी जो अन्य लोगों से बात होती है उनसे जो कुछ भी मेरे इनपुट्स मिले, तो मैं आज आपके सामने ये शेयर करने वाला हूं। तो मैं आगे देखेंगे थोड़ी देर के बाद कि कैसे क्रैक करते हैं और क्या क्या करना चाहिए एक सिंसियर एस्पिरेंट। दूसरी चीज जो है तो आज देखेंगे कि ठीक है, पास करना तो ये तय हो गया, लेकिन मटेरियल कहां से ले, क्या क्या रिसोर्सेस ले, कहां से पढ़े, कहां तक पढ़े। ठीक है, तो ये जो कंटेंट बोलते हैं या रिसोर्स मटेरियल बोलते हैं, वो भी आज मैं आपको इस लेक्चर के द्वारा बताऊंगा। और आखिर की चीज जो है वो है बैंकिंग एग्जाम के आगे करियर ग्रोथ कैसे होता है। हर एक बैंकिंग एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं बिना समझे कि बाद में क्या होने वाला है, कि उनका करियर प्रोविजन कैसे रहने वाला है, कहां तक एक आदमी या एस्पिरेंट एक बार बैंक लगने के बाद कहां तक जा सकता है। ये बात जो पूरा एक करियर प्रोग्रेशन इसे हम कहते हैं, जब प्रमोशन लेते 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 एक आदमी कहां तक जा सकता है बैंक में, इसके बारे में भी आज चर्चा। एक पॉइंट जो एक मन में डाउट होता है कि दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो बैंकिंग एग्जाम देते हैं। एक स्टूडेंट्स होते हैं जो हम उनके ग्रेजुएशन पूरा करने तक बैंकिंग के एग्जाम पढ़ाई करना चाहते हैं और पहले ही स्ट्रोक में बैंकिंग के एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स, जिनको अभी अभी नौकरी लगी है या जिनको अभी भी नौकरी कर रही है और जिनको बैंकिंग के एग्जाम देकर अपने को बैंकिंग क्षेत्र में जाना होता है। राइट, सो दोनों के नीड एक ही है, बैंकिंग एग्जाम पास करना, लेकिन दोनों का जो टाइम होता है, जो टाइम मिलता है दोनों को, वो अलग अलग होता है। स्टूडेंट को मोस्टली कॉलेज होने के बाद वो फ्री हो जाता है, फॉर हिम ही गेट्स द होल डे, उनको पूरा दिन मिल जाता है। कभी कभी कॉलेज भी बंक करके वो पढ़ाई कर सकते हैं, छुट्टियां बहुत होती हैं, जैसे एग्जाम के बाद समर हॉलिडेज ज्यादा होते हैं। लेकिन जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं। उनको छुट्टियां जो होती है वो प्लान करनी पड़ती हैं, क्योंकि उनको कुछ लोगों को सिर्फ सैटरडे संडे, कुछ लोगों को सिर्फ संडे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सैटरडे संडे नहीं मिलता लेकिन वीकली वंस मिलता है, वो जो कोई भी हो, मंडे टू फ्राइडे में। तो इन सभी को टाइम मैनेज कैसे करना, ये भी मैं आपको आज बता देने वाला हूं। सो मैंने एज अ स्टूडेंट कैसे पढ़ाई किया ये भी मैं आपको बता दूंगा, और एक वर्किंग प्रोफेशनल को टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए ये भी आपने बता दूंगा। अभी आगे जाने से पहले मैं मेरी खुद की बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूं। तो मैं SBI PO
2017 का जो रिक्रूटमेंट आया था उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर कर चुका एंड आई जॉइंड द बैंक दैट इज SBI ऑन 31st of March 2018 और वहां से लेके मैंने SBI में 3 साल नौकरी की एंड आई रिजाइन्ड फ्रॉम SBI ऑन April 10th 2021 और अप्रैल 12 2021 को मैंने NCFE, ये एक संस्था है जो RBI, SEBI, PFRDA और IRDAI ने बनाई है वित्तीय शिक्षण के लिए, तो उसमें मैनेजर की जो पोस्ट है उसमें मैं अभी कार्यरत हूं। और हैरानी की बात यह है कि ये देश में सिर्फ एक ही पोस्ट था जिसकी एग्जाम निकली थी और उसको मैं पास कर पाया, उसको मैं क्रैक कर पाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। तो मैं आज सभी एग्जाम्स में कैसे क्रैक करते हैं, कैसे क्रैक करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये हम अभी सीखेंगे। I'll start from the basics. So first of all, we'll learn what are the types of banking exams. Banking exam को पढ़ने वाले छात्र ये पहले समझ लें कि बैंकिंग के अलग अलग एग्जाम होते कौन से हैं, क्योंकि सालाना हर साल बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं और कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको एग्जाम दें या ना दें, ये एग्जाम कौन सी है, इसके बारे में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है और इसमें सैलरी कितनी मिलती है, क्या है होता है, इसकी लेवल डिफिकल्टी लेवल कितनी है, कितना पढ़ाई करना पड़ता है, कितना कंपटीशन है। तो मैं जस्ट ये जो कोई भी बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं ये सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऑफिसर लेवल, जहां डायरेक्टली आप ऑफिसर बनते हैं, बैंक के ऑफिसर बनते हैं, और दूसरा होता है क्लरिकल लेवल, जहां आप डायरेक्टली क्लर्क बनते हैं। नाउ दिस इज कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस है कि ऑफिसर ये क्लर्क से कभी भी बड़ा होता है। अंदाजा एक ऑफिसर के नीचे एक 2-3 क्लर्क आप पकड़ के चलिए काम करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्लर्क का काम होता है वो बहुत कम लेवल पे होता है या उसको सैलरी बहुत कम है। ये ध्यान में रखो कि क्लर्क के बेनिफिट्स अलग है, ऑफिसर के अलग है। ऑफिसर को पक्का ज्यादा बेनिफिट्स है, ज्यादा सैलरी है, लेकिन क्लर्क को भी उसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं बाद में आपको बताऊंगा। अभी जो ऑफिसर लेवल के जो पोस्ट होते हैं उनको कभी भी हम लोग पीओ कहते हैं। पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर। ये प्रोबेशनरी क्या होता है? देखिए, कोई भी ऑफिसर जब बैंक या कोई संस्था पे ज्वाइन करता है उसको 2 साल या 1 साल या 6 महीना जैसे वो बैंक की रूल रहे उतना उसको प्रोहिबिशन या टेम्पररी पोस्ट पे काम करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका वो टाइम होने के बाद, यानी कि जो 6 प्रोहिबिशन का टाइम है वो 6 महीना 1 साल या 2 साल होने के बाद उसको निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये भी है कि वो जिस दिन आता है बैंक में उस दिन से लेकर वो जो प्रोहिबिशन टाइम होता है वो कैंडिडेट को ट्रेन किया जाता है और उस प्रोहिबिशन टाइम के अंत में उस कैंडिडेट को कुछ एग्जाम्स लेके उसकी बैंक की कैपेबिलिटी है कि नहीं, बैंकिंग में काम करने की कैपेबिलिटी है कि नहीं, वो तय किया जाता है। एंड इफ ही पासेस ही इज कंफर्म्ड, इफ he does not pass, the bank may demote him or they may remove him। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। The removal of officers or clerk for that instance is mostly 0%। कोई भी जनरली निकाल नहीं दिया जाता है unless and until वो एकदम भी बैंक के काम में अपना इंटरेस्ट नहीं या कैपेबिलिटी नहीं ये दिखा नहीं लेता, ठीक है। दूसरी जो चीज होती है वो क्लर्क की होती है। आप देखते हैं कौन से अलग अलग संस्थाएं हैं, what are the different exams that each category fall into। तो सबसे ज्यादा जो नाम होता है वो देश की सबसे बड़ी बैंक दैट इज SBI पीओ लेवल में भी लेती है
और दूसरा होता है IBPS, यानी कि इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इसमें बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो अभी है वो सभी पार्ट लेते हैं, और SBI अपने रिक्रूटमेंट का एक अलग लेती है, उसको बोलते हैं SBI PO। और क्लर्क में फिर से SBI अलग एग्जाम लेती है, IBPS अलग लेती है, LIC एक संस्था है जो वो लेती है, फिर RRB जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, जो गांवों में होते हैं, वो भी क्लरिकल लेवल पे लेते हैं। वैसे RRB PO लेवल में भी लेता है। तो इतने सब बैंक्स हैं और इतने सब बैंकिंग की संस्थाएं हैं। तो बैंकिंग के एग्जाम देने का फायदा यह है कि अगर आप कोई भी एक एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो वही पढ़ाई, दैट सेम सिलेबस, दैट सेम एफर्ट, दैट सेम कंसंट्रेशन, दैट सेम कैन गेट यू अ जॉब इन एनी वन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस, एनी वन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस। कोई भी एग्जाम का एडवर्टाइजमेंट आए इनमें से आप देख सकते हो, क्योंकि सिलेबस सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसके अलावा भी ऐसे कुछ संस्थाएं हैं जो थोड़ा सा अगर आप ज्यादा पढ़ाई करोगे तो आप पास हो जाओगे। ऐसे कुछ संस्थाएं हैं जो अगर आप थोड़ा सा इनसे थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाई करें तो आप वो भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूं RBI। RBI एक संस्था है जो रेगुलेटर है फाइनेंशियल। सभी ने सुना होगा, गवर्नर हर 3 महीने में एक बार आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग लेते हैं, और आपने मीटिंग में सुना होगा। तो RBI ऑफिसर कैडर में भी लेता है, और RBI असिस्टेंट कैडर में भी, यानी कि असिस्टेंट यानी कि क्लरिकल लेवल में भी लेता है। वैसे ही ऑफिसर कैडर में नाबार्ड जो रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण इलाके में काम करते हैं, वहां के ऑफिसर लेवल में भी लेता है, रिक्रूटमेंट लेकर। और नाबार्ड असिस्टेंट जो क्लरिकल लेवल में है वो भी रिक्रूटमेंट लेता है। उसके अलावा सेबी और PFRDA और IRDAI, ये सब तीनों ऑफिसर कैडर में लेते हैं, ना कि क्लरिकल कैडर में। तो मोस्टली कहने का मतलब यह है कि अगर आप बैंकिंग एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो तो ये पूरा का पूरा जो सेट है, हर एक एग्जाम आप दे सकते हो विद द सेम सिलेबस, सेम कंसंट्रेशन, सेम एफर्ट्स। और ये पता है कि इतना एग्जाम देने के बाद आपका लक हो, मैं तो चाहूंगा कि आप पहले एग्जाम में ही उस एग्जाम को क्रैक कर लो और जॉब मिला लो। अगर ना भी हो तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतने एग्जाम देने के बाद, कुछ ने 1 ने, किसी ने 2 तो किसी ने 3 देने के बाद ऐसा हो गया कि उन्हें कुछ ना कुछ तो जॉब मिल ही गई है, और उसके बाद वो खुद को अपग्रेड कर रहे हैं दूसरे एग्जाम देने के लिए। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि स्टे ट्यून्ड। आगे मैं जो कुछ भी बताने वाला हूं कि हम लोग ये तय करेंगे कि पहला ये एग्जाम्स को, जितने भी एग्जाम्स हैं, पहले ही अटेम्प्ट में कम से कम पढ़ाई करते हुए क्रैक कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए उस एग्जाम का स्ट्रक्चर, यानी कि वो एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाता है, वो जानना जरूरी है। तो मोस्टली सभी एग्जाम्स में 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है प्री, उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी स्टेज। दूसरा होता है मेंस, और तीसरा होता है इंटरव्यू। और उसके बाद अगर वो एक कैंडिडेट तीनों स्टेज पास करता है, उसके बाद अगर उसका नाम शॉर्टलिस्टेड में आता है, फिर उसको जॉब मिलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू क्रैक कर दिया तो आपको जॉब मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मिलती नहीं है। ऑफ कोर्स इस लेक्चर में आगे सुनेंगे कि आपको यहां तक जाना है तो ये तीनों स्टेज कैसे पार करना पड़ता है। लेकिन अभी के लिए पहले देखते हैं कि कौन से एग्जाम में ये तीनों स्टेजेस होती हैं, ये कौन से एग्जाम में नहीं होती। तो जो मैंने बताया पहले की लेक्चर में कि
जो पीओ होता है, ऑफिसर लेवल का एग्जाम होता है, उनको तीनों स्टेज होती है, यानी कि प्रीलिम भी देना पड़ता है, मेंस भी देना पड़ता है, इंटरव्यू भी देना पड़ता है, और उसके बाद आपका नाम अगर लिस्ट में आए तो आपको जॉब ऑफर या जॉब लेटर या आपको नौकरी मिलेगी, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब उसको पहले प्रीलिम देना है, अगर प्रीलिम में अगर वो पास हो जाए तो उसको मेंस की एग्जाम देनी है, मेंस का एग्जाम भी क्लियर हो जाए तो उसको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आता है, फिर इंटरव्यू देता है, फिर उसके बाद पूरा फाइनल रिजल्ट लगता है, और उसमें अगर वो सिलेक्ट हो जाए तो उसका नाम उस लिस्ट में आता है, नहीं तो फिर से उसको शुरू से देना पड़ता है, ना कि जहां वो रुक गया है। और दूसरी एग्जाम जो होती है वो होती है, जैसे मैंने बताया, क्लर्क की एग्जाम। क्लर्क में एग्जाम में पहले तीनों स्टेजेस थी, लेकिन अभी यह हुआ है कि क्लर्क के एग्जाम में सिर्फ प्रीलिम और मेंस लेवल होती है, इंटरव्यू को हटाया गया है, और डायरेक्टली अगर कोई कैंडिडेट प्रीलिम से पास होकर मेंस देता है और मेंस भी पास होता है, तो उसके बाद उसके स्कोर के हिसाब से उसको डायरेक्टली, अगर वो शॉर्टलिस्ट होता है या कट ऑफ से ऊपर जाता है, कट ऑफ क्लियर करता है, तो उसको क्लरिकल की जॉब मिल जाती है। तो उसको इंटरव्यू देना मना है, उसको इंटरव्यू का प्रोसेस ही कैंसिल कर चुके हैं। तो ये अच्छी खबर है क्लरिकल के लिए, और मैं आप चाहूंगा कि आप सभी लोग इसका फायदा उठाएं। इसमें फर्क सिर्फ एक ही है, जो मैंने बताया कि आरबीआई असिस्टेंट की जो एग्जाम होती है, वो जो क्लरिकल कैडर में होती है, उसमें भी प्रीलिम और मेंस ही रहता है, उसमें इंटरव्यू नहीं रहता, लेकिन उसमें एक एग्जाम एक्स्ट्रा रहती है जो हम कहते हैं एलपीटी, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसका मतलब यही होता है कि जिस क्षेत्र से या जिस राज्य से कोई कैंडिडेट इस एग्जाम को दे रहा है, उसको उस राज्य की जो लोकल भाषा है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, कर्नाटका में बेंगलुरु यानी कि कन्नड़ बोला जाता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, क्या उस कैंडिडेट को उस राज्य की भाषा आती है कि नहीं, ये टेस्ट करने के लिए एलपीटी होता है। इसमें मार्क नहीं होते, लेकिन क्वालिफाइंग होती है। अगर एक कैंडिडेट प्रीलिम और मेन पास कर लेता है लेकिन एलपीटी नहीं पास करता, तो उसको जॉब नहीं मिलती। ये इसीलिए रखा गया है कि लोकल कैंडिडेट्स को ज्यादा एंटरटेन किया जाए और लोकल कैंडिडेट्स को लोकल ऑफिसेस में ज्यादा पोजीशंस मिले। ठीक है, और इसमें एक और अलग चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो है कि प्रीलिम का जो स्कोर होता है, जो कोई भी 100 का एग्जाम होता है प्रीलिम में, उसमें जो कुछ भी स्कोर होता है वो फाइनल स्कोर में कभी काउंट नहीं होता, कभी काउंट नहीं होता। वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। आपको सिर्फ प्रीलिम क्वालिफाई करना है, आपको सिर्फ कट ऑफ से आगे जाना है, आपको टॉपर नहीं बनना है, क्योंकि उसके जो मार्क्स होते हैं वो कभी भी फाइनल स्कोरिंग में इंक्लूड नहीं होते हैं। मतलब इसका ही मतलब यही है कि जो आप मेंस में और इंटरव्यू में, मेंस प्लस इंटरव्यू, इसी के मार्क्स कंसिडर होते हैं आपके फाइनल सिलेक्शन में। तो किसी ने 100 में से 100 मांगे होंगे प्रीलिम्स में, और अगर मेंस में कम मिले हो तो उसके चांसेस सिलेक्शन होने में कम है। लेकिन उसके अलावा जिसने प्रीलिम सिर्फ कट ऑफ क्लियर किया हो और वो मेंस दे रहा है, लेकिन उसने मेंस और इंटरव्यू बहुत सही तरीके से दिया है, मेंस में मोस्टली सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो इसका मतलब है कि उसे नॉर्मल कैंडिडेट से ज्यादा चांसेस है कि वो इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। ठीक है, और जो मेरा कहना है, एक गोल्डन रूल में बता देता हूं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, कभी भी आपको टॉपर नहीं बनना बैंकिंग के एग्जाम में। ये इसीलिए क्योंकि जैसे यूपीएससी में होता है कि आप अगर टॉप पोस्ट में आते हो, रैंक नंबर 1 को आईएएस मिलता है, रैंक नंबर 10
से 20 तक IFS इंडियन फॉरेन सर्विस मिलता है, और रैंक 100 को उनको IPS और IRS मिलता है, और हलू 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 अगर नीचे जाएंगे तो रैंक जितने भी होंगे तो उनको इंडियन पोस्टल सर्विस मिलता है, उनको इंडियन रेलवे सर्विस मिलता है, और हर एक को सैलरी तो एक होती है लेकिन अलग अलग पोस्ट होती है। लेकिन बैंकिंग के क्षेत्र में आप ये देखेंगे कि जो टॉपर होता है और जो आखिर का होता है उसको सभी को एक ही पोस्ट मिलती है, वो है ऑफिसर या क्लर्क, और सभी की सैलरी सेम होती है, और पोस्टिंग भी कुछ स्पेशल नहीं मिलती। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ना कि आप हीरो बने, लेकिन आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है। अगर आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे मेंस के और इंटरव्यू के और प्रीलिम के, तो आप ये पक्का है कि आपको ये जॉब मिलेगा, और उतने ही सैलरी से, उतने ही दम से आप ये एग्जाम क्लियर कर पाओगे और दुनिया को बता पाओगे कि आपने ये एग्जाम क्लियर किया है। अब देखते हैं सोर्सेस, यानी कि कौन कौन सा मटेरियल आप यूज कर सकते हैं कि बैंकिंग एग्जाम क्लियर करने के लिए। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेंगे कि बैंकिंग जो एग्जाम होता है उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कौन से टॉपिक्स पे सवाल पूछे थे। तो ये तो आपने सुना ही होगा कि पहला जो पेपर होता है मोस्टली, और वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक्स इज इंग्लिश। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, और तीसरा होता है रीजनिंग, और चौथा कुछ कुछ एग्जाम से पूछा जाता है। अगर वो पूछा जा रहा है तो उस एग्जाम की जो नोटिफिकेशन आती है उसमें क्लियरली लिखा होता है कि उस पे सवाल पूछे जा सकता है, वो है कंप्यूटर नॉलेज। तो मोस्टली इन तीन चीजों पे ही एक परीक्षा दी जाती है, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्स में कंप्यूटर नॉलेज भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, तो इसके लिए भी तैयारी करनी पड़ सकती है। अब क्या ये तीनों टॉपिक्स या चारों टॉपिक्स हर एक स्टेज में होते हैं, यानी कि प्रीलिम में, मेंस में या इंटरव्यू में? देखिए, प्रीलिम में तो पक्का पूछेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेंस में ये तीनों तो पूछेंगे ही, इसके साथ ये भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको टाइप करना होता है। ये तो मल्टीपल चॉइस होते हैं, इसमें से कोई भी 4 ऑप्शन देंगे या 5 ऑप्शन देंगे, उसमें से जो सही है आपको टिक करना है। आपको कुछ लिखना नहीं होता है या आपको कुछ टाइप करना नहीं होता, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। लेकिन मेंस के एग्जाम में अगर आप प्रीलिम पार कर चुके हैं और आपको मेंस की एग्जाम देनी है, तो आपको ये तीनों तो पेपर पक्के आएंगे, लेकिन उसके अलावा एक जो होता है वो होता है ऐसे, और दूसरा होता है लेटर राइटिंग। ये दोनों भी देने होते हैं, और ये कंपलसरी दोनों इंग्लिश में ही देने होते हैं, क्योंकि कीबोर्ड आपके पास रहता है। तो इसमें कोई चॉइस नहीं होती कि आपको आपकी मातृभाषा या उसकी राज्य भाषा में दे सकते हैं। आपको ऐसे, और जो लेटर लिखना है वो कीबोर्ड पे टाइप करना है, और वो भी इंग्लिश में। और इसके बाद आप मेंस की एग्जाम खत्म करते हो, और फिर इंटरव्यू में ये सवाल पूछते नहीं है। कुछ भी सवाल क्वांट से नहीं, कुछ भी सवाल रीजनिंग से नहीं, कुछ भी सवाल इंग्लिश से नहीं होता, या कुछ भी सवाल कंप्यूटर नॉलेज से भी नहीं होता। सवाल सिर्फ होता है आपकी पर्सनैलिटी पे, सवाल सिर्फ होता है आपके कैपेबिलिटी पे, आपके कॉन्फिडेंस पे, और सवाल सिर्फ होता है कि आप जो कुछ भी आप बोल रहे हो, क्या आप सच में बोल रहे हो? आर यू ट्रूथफुल? आप कॉन्फिडेंट हैं? क्या आप बैंकिंग क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार हो, कैपेबल हो? इसी चीज पे आपका इंटरव्यू रहता है। यानी कि ये जो चीजें हैं, ये सब प्रीलिम और मेंस की चीजें हैं। इंटरव्यू में आपका गांव, आपका नाम, आपका पता, आपने क्या पढ़ाई की, आपने क्या काम किया, आप क्या करना चाहते हो, क्यों बैंकिंग क्षेत्र में आना चाहते हो, बैंकिंग क्षेत्र में कहां तक जाना चाहते हो, ये सब चीजें पूछी जाती है। वो तो उसका अलग एक प्रिपरेशन होता है, लेकिन बेसिकली अगर आप देखे जाए
तो आज ये जो लेक्चर है ये इन चीजों के लिए बना है, जैसे कि जो प्रीलिम और मेंस एक कैंडिडेट पास करता है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ देखा कि अभी कौन से एग्जाम में कौन से प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, यानी कि प्रीलिम्स में रीजनिंग, मैथ्स और क्वांट यानी कि इंग्लिश और उसके साथ कंप्यूटर नॉलेज ये पूछा जा सकता है। वैसे ही मेंस में वही तीनों सब्जेक्ट प्लस एसे राइटिंग प्लस लेटर राइटिंग पूछा जा सकता है। इंटरव्यू में जो होता है वो अलग लेवल के सवाल होते हैं। तो अभी देखेंगे कि ये सब जो चीजें हैं ये कहां से पढ़े, विच सोर्सेस शुड आई यूज, कौन सी पुस्तक पढ़े, कौन सी वेबसाइट ले, कौन सा वीडियो देखे, जिससे कि मैं इस एग्जाम की पूरी तैयारी करूं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्लियर करूं। तो पहले जो चीज होता है, तो सभी के पास आजकल स्मार्टफोन होता है, तो आप YouTube पे चले जाइएगा, YouTube पे चले जाइएगा और YouTube पे जिस किसी टॉपिक पे आपको रीडियो देखना है, उस टॉपिक का नाम जो कुछ भी होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको रीजनिंग लेना है, रीजनिंग में हो फॉर एग्जाम्पल आपको लेना है ब्लड रिलेशंस, तो आप ये लिख सकते हो रीजनिंग ब्लड रिलेशंस, और आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे। उसमें से आप कोई भी स्टार्टिंग में अगर शुरुआत करनी है तो कोई भी एक 4 वीडियो देख लीजिएगा, उसमें से आपको पता चलेगा कि रीजनिंग में पहले चीज तो सवाल कैसे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड रिलेशन में सवाल कैसे आते हैं, ब्लड रिलेशन है क्या, और उसके बाद आपको अगर 4 वीडियो देखेंगे 4 अलग अलग लोगों के, तो आपको 4 अलग अलग मेथड्स मिलेंगे जो उन 4 लोग सॉल्व कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उसमें से आपको जो कोई भी वीडियो या जो कोई भी मेथड आपको जो पसंद आए, आपको जो इजी लगे वो देख लीजिए, और वही मेथड उस टॉपिक के लिए आप रख लीजिए। देखो, सवाल ये नहीं है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, सवाल ये है कि आपको जवाब आना चाहिए। सवाल ये नहीं है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सवाल ये नहीं है कि आपको कौन सी मेथड यूज करना है। कोई भी आपको कौन सा मेथड यूज करना है नहीं पूछेगा, कौन सा मेथड यूज किया है, आपको सिर्फ सही सवाल लेके आना है, और वो भी सबसे कम वक्त में। तो जो कोई भी मेथड आपको समझ आए, जो कोई भी मेथड आपको इजी लगे, तो उसे फॉलो कर देना है, बाकी तो इजी है। और दूसरी चीज, अगर अभी हर बार जो गांव में रहते हैं हर बार इंटरनेट प्रॉब्लम होती है, या कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं अफोर्ड कर सकते वो स्मार्टफोन, ना ही वो इंटरनेट कनेक्टिविटी या मोबाइल पे जो कनेक्टिविटी है तो अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए या ऐसी एक कैटेगरी होती है जिनको मोबाइल के बिना पढ़ाई करना है, क्योंकि आंख में कुछ प्रॉब्लम है, या उनको रात भर पढ़ाई करना है, उनको मोबाइल की तरफ नहीं होना है, क्योंकि मोबाइल में जब पढ़ाई करते हैं तो मन चंचल हो जाता है, विचलित हो जाता है, दूसरी जगह चला जाता है। तो इसीलिए उनके लिए जो मैं बुक्स कुछ सजेस्ट करूंगा वो है RS अग्रवाल जी की। RS अग्रवाल की बुक है, ये बेसिक्स के लिए है, मैं जो कुछ बता रहा हूं बेसिक्स के लिए, नॉट एडवांस्ड पीपल। ठीक है, बेसिक्स के लिए। अगर आपके बेसिक्स ही कच्चे हैं, आपका मैथ्स कच्चा है, आपका रीजनिंग कच्चा है, और आपको जड़ से आपको स्लोली ऊपर आना है, और आपके ढेर सारे क्वेश्चंस चाहिए, तो आप RS अग्रवाल जी की बुक जो है वो एक बुक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में है और एक बुक रीजनिंग की है। तो ये जो बुक्स हैं वो बहुत चलती हैं। अगर आपको नई बुक्स बहुत महंगी लगे तो उसको आप जहां भी, जिस शहर में, जिस गांव में है, उस शहर या गांव में जो भंडार होता है, रद्दी का भंडार होता है, या कोई भी सेकेंडरी बुक का स्टॉल होता है, वहां भी ये पुस्तक मिल जाएगी आधी कीमत। तो आप, और देखिए सवाल तो सेम होता है, क्वेश्चन सेम होता है, मेथड सेम होती है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। जो नया एडिशन है या नया वर्जन है बुक का, उसमें जस्ट ज्यादा से ज्यादा 50 सवाल ज्यादा रहेंगे, लेकिन उस 50 सवाल के लिए आप ये मत
सोचिए कि नहीं मुझे नया बुक खरीदना पड़ेगा, फिर ज्यादा पैसा देना पड़ेंगे। आपको अगर नहीं आता है, ज्यादा कीमती सामान आपको नहीं खरीदना है, तो आप आधे दाम में भी ये पुस्तक खरीद सकते हैं और पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ये तो हो गया, ये तो कोई भी आम लोग कर सकता है। लेकिन अगर आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए या पर्सनल टच चाहिए, जिससे कि कोई आपको मेंटर मिले या कोई ऐसा आदमी मिले जो आपको सही डायरेक्शन दे सके, बता सके कि कौन सा टॉपिक कब करना है, तो हम आपको ये मदद कर सकते हैं। और आपको जो अल्टीमेट एम है बैंकिंग की एग्जाम क्लियर करना, हम आपको मदद कर सकते हैं। और मैं खुद एक बैंकर होकर मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं। तो ये सब जो अभी मैंने बोला, तो वो सभी चीजें विद पर्सनलाइज्ड गाइडेंस एंड पर्सनलाइज्ड टच एंड पर्सनलाइज्ड केयर आपको एक जगह मिल सकती है, और उसका नाम है सिद्धार्थ लॉजिक इंस्टीट्यूट। और वहां मैं खुद एक टीचर के तौर में आपको गाइड कर सकता हूं और गाइड कर रहा हूं बहुत लोगों को। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप बैंकिंग के एग्जाम को पास करना चाहते हैं इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, जैसे मैंने किया, तो मैं आपको जल्द से जल्द ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, और इस क्लास के बारे में सभी डिटेल्स नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। अभी तक तो हमने समझ लिया कि बैंकिंग के एग्जाम्स के टाइप्स क्या होते हैं, बैंकिंग में कौन से सब्जेक्ट्स पे सवाल पूछे जाते हैं, बैंकिंग का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो अभी आप आगे जाएंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में इसका शेड्यूलिंग या टाइम मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, वो कैसे करेंगे। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता या टाइम मुझे कम मिलता है, उस टाइम में मैं कैसे पढ़ाई करूं। ठीक है, तो पहली चीज तो इस टॉपिक को दो टाइप में डिवाइड करना चाहूंगा। वन इज फॉर स्टूडेंट्स एंड वन इज फॉर वर्क प्रोफेशनल्स, यानी कि जो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले एक चीज मैं वर्क प्रोफेशनल्स कहना चाहूंगा, क्योंकि उनको टाइम बहुत लिमिटेड मिलता है। उनको इन जनरल अगर हम पकड़ के चले तो उनका काम होता है 10 to 6 काम होता है, लेकिन 10 बजे के काम के लिए उनको घर से कभी कभी 9 बजे ही निकलना पड़ता है, और 6 बजे ऑफिस छूटने के बाद घर आके खाना खा के तभी वो एटलीस्ट घर पे आके थोड़ा स्टेबिलिटी मिले, तब तक तो 8 बज जाते हैं। तो हम लोग ये पकड़ के चलते हैं कि कोई भी जो आदमी होता है तो 9 to 8 तो चला गया उसका टाइम। ठीक है, बचा उसका रात के 8 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक। ठीक है, और बीच में अगर कुछ आपको लंच टाइम या कुछ फ्री टाइम मिलते हैं तो। उसके अलावा ऐसे कुछ लोग हैं जिनको सैटरडे संडे ऑफ है, जिनको सिर्फ संडे ऑफ है, जिनको ना सैटरडे ना संडे लेकिन कोई वीकडे ऑफ है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं तो कभी कभी छुट्टियां रहने के बाद भी उनको घर से या ऑन ड्यूटी काम करना ही पड़ता है। इट इज बेस्ड ऑन देयर ओन प्रोफाइल एंड देयर कंपनीज प्रोफाइल एंड व्हाट द जॉब वांट्स देम टू डू। उन्हीं के लिए मेरा एक एडवाइस होगा कि आप अगर थोड़ा कष्ट कर पाए तो आप इस बैंकिंग एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। करना सिर्फ एक ही चीज है कि वो है थोड़ा आपका, अगर आप नींद आप कंट्रोल कर पाए और थोड़ा कम कर पाए तो आपका हर दिन मैं आपको ऐसा एक प्लान बना के दूंगा जिसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और आप आराम से इस चीज को कर सकते हो और एग्जाम को पास कर सकते हो। अर्थात इस चीज को 1 महीना नहीं, कम से कम 2 महीने के लिए आपको चलाना होगा, जिससे कि आप एकदम इस चीजों पे स्ट्रांग हो। करना क्या है मैं बता देता हूं। आपको 11 से 4 यानी कि रात को 11 से 4 सिर्फ सोना है। पहले दिन आपको कठिनाई आएंगी, दूसरे दिन आएगी, तीसरे दिन आएगी, चौथे दिन आएगी, 5वें दिन से आपको आदत पड़ने लगेगी। तो बात यह है कि पहले दिन आप जब 11 बजे, कुछ लोग कहते हैं मुझे 11 बजे नींद नहीं आती, तो आप कुछ भी करो,
अगर जिस दिन से शुरू करना है उस दिन आप इतने फिजिकली टायर्ड हो जाओ, इतने फिजिकली टायर्ड हो कि बॉडी खुद बोल जाए कि आपको नींद आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपका खाना हो गया 8 बजे, आप घर 9 बजे पहुंचे, आपको खाना हो गया है, कुछ फिजिकल काम करो जिससे कि आपकी बॉडी टायर्ड हो जाए। नो मोबाइल, नो लैपटॉप, नो टीवी, कुछ भी नहीं, इतना फिजिकल काम करो, चल के आ जाओ, कुछ भी करो जिससे कि टायर्ड हो जाए, हाथ पैर दर्द करे, बॉडी बोले अभी सोना है, सो जाओ। और अलार्म लगता, अलार्म लगने के बाद आप 4 बजे उठोगे, कुछ भी मत करो, मुंह पे पानी डालो, आप उठ जाओगे, ठीक है, चाहे तो फिर से सो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नींद नहीं आएगी, लेकिन ये काम करो पहले दिन, कुछ पढ़ाई मत करो। इसमें क्या होगा कि I'm training your brain to just get up at 4 o'clock. ऐसे 2-3 दिन करो, चौथे दिन आप खुद उठ जाओगे और उस दिन आपको नींद नहीं आएगी। Then you will start कि यार अब मैं क्या करूं। So in this phase, जब आप 3 दिन ये कर चुके होंगे, चौथे दिन के बाद आपको पढ़ाई शुरू करना है। और पढ़ाई वो भी कैसे शुरू करना है, 4 से 7, that is daily 3 hours, more than enough to study। उसमें भी आपको इस 3 घंटे को सिर्फ आपको 45 मिनट्स पढ़ाई करना है। वो है 45 मिनट्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 45 मिनट्स रीजनिंग और 45 मिनट्स इंग्लिश। बस खत्म, बाकी कुछ नहीं करना है। फिर आप सो जाओ, थोड़ा कहीं तो रेस्ट ले लो, ये थोड़ा नाश्ता करो, घूम के आ जाओ, फ्रेश एयर ले लो, नौकरी पे चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। ऑफिस में जब भी आपको टाइम मिले, फ्री टाइम मिले, डोंट चिट चैट, डोंट टॉक विद अदर्स, डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन गॉसिप। आपको करना वही है कि आज जो सुबह पढ़ाई की है उसमें से कुछ आपको अगर रिवाइज करना है, फास्ट रिवीजन, तो आप कर सकते हो, जिससे कि या 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए जिस चीज पे आपने सुबह पढ़ाई की हो, जस्ट टू रिमाइंड योरसेल्फ, क्योंकि ब्रेन भूल जाता है थोड़ी देर में कि हम जो पढ़े हुए हैं उसको भूल जाता है, तो उसको रिवाइज करने में आपको तकलीफ नहीं आएगी। तो उसके बाद जब आप ऑफिस के काम करते रहो, शाम को जब घर आओगे तो फ्रेश होके खाना खाने के बाद, ठीक है, नो टीवी, नो वीडियो, नो लैपटॉप, ये सब चीजें जब तक कोई भी एग्जाम पास ना हो तब तक थोड़ी दूर छोड़ो। और आप सिर्फ यही करना, जो सुबह पढ़ा है उसका बस थोड़ा सा रिवीजन, आधा घंटा रिवीजन, दैट इज सिर्फ 1.5 घंटा रिवीजन आपको करना है। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप पहले से ही टायर्ड हो। ये रिवीजन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको जो सुबह पढ़ा है उसको आप में, मन में आपको डीपली गहराई में उतारना है, इसीलिए, बाकी कुछ नहीं। एंड देन फिर से सो जाओ एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट डे एंड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। ये हो गया वर्क प्रोफेशनल्स। अब आते हैं स्टूडेंट्स के पास। स्टूडेंट्स कोई फर्स्ट ईयर में होगा, कोई सेकेंड ईयर के ग्रेजुएशन में होगा, कोई थर्ड ईयर ग्रेजुएशन में होगा, कोई ओपन स्कूलिंग से या ओपन कॉलेज से, जैसे इग्नो हुआ है, वहां से पढ़ाई करता होगा। जिनको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, घर से ही पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को मेरा कहना यह है कि आप सिर्फ 1 ही महीने में या 15 दिनों में आप सभी कंसेप्ट्स एकदम ग्रैस्प कर सकते हैं या पक्का कर सकते हैं। उसके बाद रहा सिर्फ प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो मैं ये कहूंगा कि आप दिन में कम से कम 6 to 8 आवर्स की पढ़ाई करनी चाहिए। 2 hours on each subject, जैसे कि क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश हो गया। और इसमें बहुत सारा टाइम मिलता है आपको। बाकी के स्टूडेंट्स कुछ भी टाइम पास करते हो, उस पर आपको कुछ लेना देना नहीं। और हर एक कॉलेज का एक अटेंडेंस परसेंटेज होता है। कुछ कॉलेज बोलते हैं 75% है, कुछ कॉलेज बोलते हैं 80% है। उसका फायदा उठाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉलेज बंद कीजिए, क्योंकि ये कहना गलत होगा, बट एट द सेम टाइम आपको जब भी छुट्टियां मिले, बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं। ये एक स्टूडेंट लाइफ होता है, ये एंजॉयमेंट का होता है, लेकिन आप एंजॉय भी करो एट द सेम टाइम। ये ध्यान पे रखो कि आपका मेन एम एंजॉयमेंट नहीं, कि आपका मेन एम बैंकिंग का एग्जाम है। और आप
सुबह से लेकर, आपको भी ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी रात से 11 से लेकर सुबह सिर्फ 4 तक उठ जाइएगा। जो सुबह का टाइम होता है वो सबसे बेस्ट होता है, फ्रेश होता है, वहां आप पढ़ाई कीजिए और दोपहर को पढ़ाई कीजिए और शाम को बस रिवीजन कीजिए। और जब आपका कॉलेज का या आपका डिग्री जो कुछ भी आप कर रहे हो उसका एग्जाम का टाइम आएगा तो आप सिर्फ उस एग्जाम की पढ़ाई कीजिए, ना कि ये एग्जाम की, जिससे कि दोनों क्लैश ना हो। आपको डिग्री भी मिलनी चाहिए और बैंकिंग एग्जाम भी पास होने चाहिए। यानी कि इसका मतलब यही है कि बिना डिग्री के आपको बैंकिंग में या किसी भी जॉब में नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्रेजुएशन इज द बेसिक स्टेप ऑफ एनी जॉब रिक्वायरमेंट इन द गवर्नमेंट। तो आप पहले ग्रेजुएशन भी आपको चाहिए और कुछ कुछ एग्जाम ऐसे भी है वो स्पेसिफिकली आपको 60% ग्रेजुएशन में मांगते हैं। कोई भी ग्रेजुएशन हो 60% लाना आपका टारगेट बनना चाहिए, क्योंकि कुछ एग्जाम्स है जैसे आरबीआई ग्रेड बी, नबार्ड, सेबी, ये आज आरबीआई ग्रेड बी तो आज ही कहता है कि उनको 60% चाहिए, नबार्ड से भी आज नहीं कहते लेकिन कल कह सकते हैं। और तभी मैं चाहता हूं कि आप पीछे ना रहें। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा कि आपको ग्रेजुएशन भी करना है, उसके साथ बैंकिंग की तैयारी भी करनी है। और जो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में हैं वो फर्स्ट ईयर से ही लगातार शुरू कर दीजिए आपकी पढ़ाई के, जिससे कि आप थर्ड ईयर पास होते ही आपके हाथ में जॉब आ जाए। जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहिए दोनों को। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर इस चीज को अगर आप फॉलो करें तो आप पक्का मेरे जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में बैंकिंग क्लियर कर सकते हैं। ये आखिरी का पॉइंट है और इसमें मैं थोड़ी क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूं। ये कुछ मिथ्स हैं, जो कथित कथाएं हैं जो लोगों के मन में बैठी है बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में। तो मैं उसका सिर्फ क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूं, जिससे कि आपको डर ना लगे या कुछ आप मन पे लेके ना चले कि बैंकिंग एग्जाम में ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है, ये मुझे ऐसा ही होगा, पास नहीं करते ये लोग, बहुत कठिन है परीक्षा, ये सब होता है। तो पहली जो कॉमन चीज है जो अक्सर लोग मुझे पूछते हैं वो है कि क्या इंग्लिश जरूरी है आपको बैंकिंग एग्जाम पास करने के लिए? इज इंग्लिश रिक्वायर्ड टू बी फ्लुएंटली स्पोकन बिफोर यू गेट सिलेक्टेड एट द बैंक? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आप आपकी मातृभाषा में जो कोई भी, हिंदी, मराठी, तमिल, जो कुछ भी हो, उसमें भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, सिर्फ मेंस के एग्जाम में जो लेटर होता है और ऐसे होता है वो आपको इंग्लिश में ही लिखना होता है। और इसकी लेवल जो होती है वो बेसिक इंग्लिश होती है, ना कि एडवांस्ड इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश होती है, ना कि एडवांस्ड इंग्लिश। और ये आपको पता चलना चाहिए कि बेसिक इंग्लिश हम बचपन से सीखते आए हैं, और अगर नहीं सीखे हैं तो जैसे मैंने कहा कि हमारी क्लास में हम जैसे पर्सनलाइज्ड कोचिंग देते हैं, हम आपको सिखा सकते हैं जो बेसिक इंग्लिश होता है, जो आपको इस बैंकिंग एग्जाम की पास करवा सके फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो हम सिखाते हैं। इसलिए डरना जरूरी नहीं है और आप बिना इंग्लिश के भी आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो इसलिए मन से निकाल लो कि मुझे इंग्लिश आना चाहिए, मेरे पिताजी को इंग्लिश आना चाहिए, मेरे फैमिली मेंबर्स को इंग्लिश आना चाहिए, मुझे एकदम इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहिए। कुछ भी जरूरी नहीं है। हाँ, बैंक ज्वाइन करने के बाद बैंक आपसे अपेक्षा कर सकती है कि आपको इंग्लिश आना चाहिए, तब बैंक खुद आपको सिखाएगी, खुद आपको कोर्सेज देगी, वो अलग चीज है। लेकिन बैंक को ज्वाइन करने से पहले आपको इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश आना जरूरी है, ना कि एडवांस्ड इंग्लिश। ठीक है। दूसरा जो चीज है कि आपको बैंक एग्जाम पास करने के लिए, यानी कि जॉब लेटर हाथ में आने के लिए, आप या आपके फैमिली मेंबर्स फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होने चाहिए, जैसे एमकॉम हो, बीकॉम हो, एमए हो, सीए हो, सीएफए हो। तो ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जो कोई भी डिग्री करें वो चलता है और इसमें फैमिली मेंबर्स की कोई बात नहीं आती है।
ठीक है, वो बैंक आपको रिक्रूट कर रहा है और बैंक आप में सिर्फ यही चाहता है कि आप प्रीलिम पास करें, मेंस पास करें, इंटरव्यू पास करें और इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंट रहे, ट्रूथफुल रहे। बस बैंक यही चीज देखता है। बैंक को आपकी डिग्री से लेना देना नहीं है। आप कोई भी बैंक का चेयरमैन उठा लो जो पीओ से लेके चेयरमैन तक गया हो, ठीक है, उसकी आप डिग्री देखोगे, जो जब वो बैंक में लगा तभी वो फाइनेंस का बैकग्राउंड था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि आपको कोई फाइनेंशियल डिग्री लेनी है या बीकॉम और एमकॉम को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है रादर देन इंजीनियरिंग, या इंजीनियरिंग को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है रादर देन बीकॉम और एमकॉम। तो आप ये मन से निकाल लो, आप जो किसी भी पढ़ाई कर रहे हो उस चीज की पढ़ाई करो, उस डिग्री ले लो, लेकिन ये ध्यान में रखना कि मिनिमम आपको अच्छा होगा अगर आप 60% लेके आते हो, क्योंकि आज नहीं तो कल ये क्राइटेरिया आएगा और इसको कोई विरोध नहीं कर सकता, ठीक है। और तीसरी चीज जो है कि आप शहर के होने चाहिए। बड़े बड़े शहरों के लड़के ही सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स में सिलेक्ट करते हैं, छोटे गांवों से अगर कोई आए तो उनको सिलेक्शन नहीं होता। मेरे बहुत सारे दोस्त एसबीआई में जब मैं था तो सभी गांवों के थे। फर्क सिर्फ यही था कि उन्होंने ज्यादा पढ़ाई की थी, जो अर्बन स्टूडेंट से ज्यादा पढ़ाई की थी। तो ये भी मन से निकाल लो कि आप मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, पुणे, राजकोट, बड़ौदा, सूरत या जयपुर या लखनऊ से तभी पास होंगे। आप छोटे से छोटे गांव का भी हो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई भी बैंक आपकी बैकग्राउंड नहीं चेक करता। आप सिर्फ एक अच्छे कैंडिडेट हो और आप सिर्फ उन तीनों चीजों के यानी कि प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू पास किए हो, उतना ही देखता है। बाकी आप कहां से हो, कौन हो, कुछ नहीं देखता है। और चौथी जो चीज है वो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया कुछ जुगाड़ लगा है, किसी को कुछ पैसा देना होता है, पैसे टेबल के अंदर से खिलाना होता है। ऐसे कुछ भी चीज नहीं है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होती है और एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली जाती। ऐसे कुछ बैंक्स हैं, ये मेरी खुद की बैंक है एसबीआई, जो आपको जॉब लगने के बाद भी ट्रेनिंग के लिए भी आपसे एक फूटी कौड़ी नहीं लेती। तो ये मन से निकाल लो कि आपको कुछ पैसे या कुछ बड़ा लमसम अमाउंट कुछ उन ऑफिसर को खिलाना पड़ता है जिसकी आपका नाम आपका मेरिट लिस्ट में आ जाए, ठीक है। तो ये सभी चीजें थी। मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ एक छोटे से वीडियो में कवर कर लिया है, लेकिन इसके अलावा भी मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है या कुछ डाउट्स है बैंकिंग एग्जाम के रिलेटेड, कुछ भी हो, राइट फ्रॉम कंटेंट टू ऑल द डाउट्स, जैसे मैंने अब ये कहा, या कुछ भी मिथ्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन पे आप आपका डाउट लिख सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपका डाउट सॉल्व कर पाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ। पता नहीं कल उनके बच्चे भी बैंकिंग एग्जाम देना चाहते हो। तो थैंक यू, धन्यवाद। लेट्स मीट वन मोर टाइम।